हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज कक्षा 6 पाठ तीसरा पृथ्वी की गतियाँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलें और साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाते चलें। कमेंट में अपने जो भी सजेशंस हैं वो ज़रूर लिखा कीजिए ताकि हमें पता चले आगे किस तरीके से क्लास को डाइवर्ट करना है। ठीक है ना। क्लास को शुरू करते हैं और नोट्स ज़रूर बनाते चलें। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो आपको पहली लाइन जो इसमें लिखनी है वो है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, यानी इन्होंने घूर्णन की परिभाषा दी है। ठीक है। दूसरा, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मतलब अगर पृथ्वी खुद से रोटेट हो रही है, अपने अक्ष पर रोटेट हो रही है, तो उससे घूर्णन कहते हैं। और यदि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है। आगे, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। एक परिभाषा घूर्णन की दी है, एक परिक्रमण की दी है, तीसरी कक्षीय समतल की। तो कक्षीय समतल की जो परिभाषा दी है, तो कक्षीय समतल को समझ लेते हैं। ये एक काल्पनिक रेखा मानी गई है। अगर हम पृथ्वी को डिवाइड करें तो इस तरीके से बनेगी, लेकिन पृथ्वी का अक्ष जो है वो 66.5 डिग्री इस तरीके से टिल्ट है, टेढ़ा है, मतलब झुका हुआ है। तो इसके समतल जो है इसको कहते हैं पृथ्वी के कक्षीय समतल, जो इन्होंने अभी परिभाषा दी है कक्षीय समतल की। कक्षीय समतल यानी ये वाला, लेकिन पृथ्वी क्या है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। आगे, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के आकार का है। पृथ्वी का जो आकार है वो गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है। मतलब अगर ये पृथ्वी है और ये सूर्य है तो हमें इतने पार्ट में ही रोशनी दिखेगी, ये पीछे का पार्ट अंधेरे में रहेगा। ठीक है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वह रात होती है, जो मैंने अभी आपको समझाया। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। एक ये वाली डेफिनेशन आपको लिखनी है, प्रदीप्त वृत्त। अब इसका मतलब क्या है, जो भी मैंने आपको बताया, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। पृथ्वी के आधे भाग पे इस तरफ दिन है, ये दिन है, जबकि पीछे की तरफ रात है। तो ये जो लाइन है जहाँ तक ये डिवाइड कर रही है इनको, दिन और रात को, इसको कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। ठीक है। ये आगे समझाया हुआ है, ये प्रदीप्त वृत्त है। इस पार्ट में दिन है, इस पार्ट में रात है। ठीक है। तो ये प्रदीप्त वृत्त है। तो इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा? इस पेज में हमने पढ़ा घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, परिक्रमण, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, कक्षीय समतल, जो पृथ्वी के जो समतल कोण है उससे खींची गई एक रेखा। ठीक है। प्रदीप्त वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। बॉक्स में एक जानकारी दी गई है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, मतलब अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? ये सवाल आपके लिए कि अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा। इसका जवाब क्या है कि घूर्णन से ही दिन और रात होते हैं, तो दिन और रात होने बंद हो जाएंगे। या तो पृथ्वी पूरी दिन ही दिन होगा या रात ही रात होगी आधे पार्ट में, क्योंकि सूर्य तो पृथ्वी के आधे पार्ट को ही ऊर्जा देता है ना एक बार में। आधा पार्ट तो अंधकार रहता है, तो या तो दिन ही होगा एक तरफ, या तो भारत दिन में ही होगा या भारत रात में ही होगा। ठीक है। सूर्य की तरफ वाले भाग जो पृथ्वी के भाग है, वही बात इन्होंने बताया, जो सूर्य की तरफ जो पृथ्वी का भाग होगा वह हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी।
दूसरे भाग में हमेशा अंधकार रहेगा और वहाँ पे पूरे समय में ठंडी ठंड रहेगी। ठीक है, और जीवन की जो ये अवस्था है यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों तरफ अक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग इसे 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। मतलब पृथ्वी जो है सूर्य का जो ये एक पूरा चक्कर लगा रही है, इसमें जो समय लगता है वो 365 दिन और 1/4 दिन मतलब कि 6 घंटे। ठीक है, वैसे तो कुछ 5 घंटे 56 मिनट के आसपास का आंकड़ा है, लेकिन 6 घंटे। और यही 6 घंटे जोड़ते जोड़ते हम चौथे वर्ष में एक दिन ऐड करते हैं फरवरी में 29 का। जब 29 की फरवरी आती है तो ये वो लीप ईयर बन जाता है। आगे क्या बताते हैं, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी का माह 28 से बदलकर 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। ये भी एक परिभाषा है लीप वर्ष की, आप याद रख सकते हैं। पता लगाइए लीप वर्ष कब होगा। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये वाला जो शब्द है, जो टर्म है दीर्घ वृत्ताकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक होता है कि पृथ्वी का सूर्य की तरफ चक्कर लगाना। अब ये चक्कर लगाना राउंड मतलब गोल घूमना, तो चारों तरफ बराबर, यहाँ से देखेंगे तो भी उतनी दूरी, यहाँ से देखेंगे तो भी उतनी दूरी। लेकिन जब दीर्घ वृत्ताकार की बात आती है, अगर ये सूरज है तो लगभग इस टर्म में पृथ्वी घूमती है। ये सर्कल होगा पृथ्वी के घूमने का। इस शब्द का अर्थ ये है। अब यहाँ क्या है, जब पृथ्वी यहाँ होगी तो ये सूर्य के सबसे अधिक पास होगी, जबकि पृथ्वी जब यहाँ होगी तो सबसे दूर होगी। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा गया है। तो ऋतुओं को जो बांटा गया है वो 4 ऋतुओं में बांटा गया है, गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति से परिवर्तन के कारण होता है। मतलब अब ये बता रहे हैं कि जो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं वो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसके अनुसार ही ऋतु में परिवर्तन होता है। डायग्राम भी देख लेते हैं। तो ये डायग्राम दिया हुआ है 21 मार्च जब पृथ्वी बिल्कुल सूर्य के सामने होती है और जो सूर्य है वो पृथ्वी के इक्वेटर पे, इस वाली लाइन पर इक्वेटर पर चमकता है। 21 मार्च उत्तरी ध्रुव में गर्म दिन। ठीक है, उसके बाद ये बढ़ती है आगे की तरफ, पहुंचती है 21 जून में गर्मी आ जाती है। ठीक है, और दक्षिण ध्रुव में क्या होगा, यहाँ पर शीत ऋतु चलेगी, वहाँ पे सर्दी होगी, जबकि उत्तर में ग्रीष्म ऋतु होगी। आगे बढ़ेंगे तो 23 सितंबर भारत में शरद ऋतु मतलब सर्दी का आना, बसंत ऋतु मतलब सर्दी का जाना। तो जो दक्षिण वाले लोग हैं उनके लिए बसंत ऋतु होगी सितंबर में, जबकि भारत के लिए या उत्तरी गोलार्ध वालों के लिए शरद ऋतु होगी, मतलब वहाँ पे सर्दियों का आना शुरू हो चुका होगा। ऐसे ही जब दिसंबर में पहुंचेंगे तो 22 दिसंबर में क्या होगा, जो सूर्य की किरणें होंगी वो मकर रेखा पर होंगी लंबवत। अब मकर रेखा पर जब लंबवत होंगी तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी होगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा, तो वहाँ पर सर्दी होगी। ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हुआ मैं एक बार और समझा देता हूँ। क्या होता है कि जब 21 मार्च आता है, 21 मार्च को बसंत ऋतु, अपने भारत में ठंड जाने लगती है, मतलब होली का टाइम आ जाता है भारत में, और भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो आप उससे आइडिया रखेंगे कि बसंत ऋतु आ गई है। 21 मार्च को सूर्य इक्वेटर पर होगा, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या है, बसंत से चलेगा गर्मी की तरफ, तो हम जून में पहुंचेंगे गर्मी में। तो जो सूर्य की किरणें होंगी वो होंगी कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा पर होंगी तिरछी, तो वहाँ पे सूर्य प्रकाश कम मिलेगा, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में सर्दी होगी।
जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी। उसके बाद चलेंगे आगे सितंबर में। तो सितंबर में क्या होगा, 23 सितंबर को सूर्य फिर से एक बार भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। तो दोनों ही तरफ गर्मी और सर्दी बराबर दिन होंगे, आधी गर्मी आधी सर्दी, जिसमें उत्तरी गोलार्ध वालों को सर्दी में जाना यानी शरद ऋतु, जबकि दक्षिण गोलार्ध वालों को सर्दी से मुक्ति, मतलब उनकी सर्दी खत्म, अब उनको गर्मी आ रही है तो उनको मिलेगी बसंत ऋतु। आगे बढ़ेंगे दिसंबर में, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर पड़ेंगी, तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी होगी। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होगा। देखो यहाँ पे भी उन्होंने ये भी बात की है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो ऊर्जा या ऊष्मा कम मिलेगी। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा वाले जो लोग हैं वहाँ पर 6 महीने लगातार दिन रहता है। अब 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देता हूँ एक बार। आप ये वाली स्थिति देखिए, ये वाली स्थिति देखिए। अब आप इसको देखेंगे तो ये ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पर दिन है। तो जब पृथ्वी घूमेगी तो यहाँ कंटिन्यू दिन ही दिन रहेगा, जबकि इस वाले पोर्शन में दक्षिण ध्रुव पर रात है, तो इसमें कंटिन्यू क्या रहेगी, रात। अब यही हमारे यहाँ जब गर्मी पड़ती है जून के टाइम पे होता है उत्तर में, और जब सर्दी पड़ती है तो दिसंबर में होता है। अब दिसंबर में क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में सूर्य हुआ तो दक्षिण की तरफ दक्षिण ध्रुव पर गर्मी रहेगी, मतलब दिन निकलेगा 6 महीने कंटिन्यू, और उत्तरी बिंदु पर क्या होगी, रात। ठीक है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव वाले रेखा वाले भागों में 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, ये लाइन आप अपने नोटबुक में या जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट कर लीजिएगा कि उत्तर अयनांत किसे कहते हैं। तो 21 जून का वो दिन है जहाँ सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में, जिसे उत्तर अयनांत कहते हैं। इसे नॉर्थ सोलिस्टिक भी कहते हैं इंग्लिश में। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में सेम वही चीज़ है, सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े दिन होते हैं और दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन, छोटी रातें और ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक, इसके विपरीत इस गोलार्ध में इस अवस्था को क्या कहते हैं, दक्षिणायनांत। ठीक है, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु मतलब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के समय में क्रिसमस मनाया जाता है, जबकि हम क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो सर्दी पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण ध्रुव में पड़ता है तो वहाँ पे गर्मी पड़ती है उस टाइम पे। 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन ऐसे हैं जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पर विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। इसको कहते हैं विषुव। ये स्थिति क्या है, विषुव की स्थिति। तो आपको इसमें जो नोट करना है ये पूरा पैराग्राफ, 21 मार्च और 23 सितंबर के 2 दिन ऐसे हैं जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं और पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। इस स्थिति को कहते हैं विषुव। ठीक, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है क्योंकि हम उत्तर के लोग हैं, तो हमारे सितंबर के बाद क्या आती है, नवंबर दिसंबर आता है, तो हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए शरद ऋतु इस तरीके से याद रखेंगे। जबकि वो लोग गर्मी की तरफ बढ़ेंगे तो उनके पास बसंत ऋतु। ठीक है, मार्च में यही स्थिति हो जाती है विपरीत। मार्च में हमारे यहाँ क्या आ जाता है, बसंत, और उनके यहाँ शरद, क्योंकि वो सर्दी की तरफ बढ़ते हैं और हम गर्मी की तरफ। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है,
इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात और ऋतु में परिवर्तन। तो घूर्णन के कारण जो होता है वो होता है दिन और रात, परिक्रमण के कारण जो होता है वो होता है ऋतुओं में परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं इनके। आइए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो मैंने बताया 66 से ही 1/2 डिग्री। ठीक है, घूर्णन और परिक्रमण की परिभाषा क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन और सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण। हाँ ठीक है। लीप वर्ष 4 साल में एक दिन को जोड़ देना। जिस साल में 366 दिन होते हैं वो लीप वर्ष है। फरवरी में 29 दिन होते हैं, बाकी नॉर्मल ईयर में 28 दिन होते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांत में अंतर क्या है? जब उत्तर अयनांत होता है तो सूर्य उत्तर में होता है, कर्क रेखा पर होता है। दक्षिण अयनांत होता है जब दक्षिण में होता है, मकर रेखा पर होता है। उत्तर में 6 महीने दिन रहते हैं उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर रात रहती है। ठीक उसके अपोजिट उत्तरी अयनांत में। विषुव की स्थिति क्या है? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात पूरी पृथ्वी पर। दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय पर होता है। क्यों अलग समय पर? इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी परिक्रमण कर रही है, और जब पृथ्वी परिक्रमण करती है उसके अनुसार ही सूर्य कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, जिस कारण इनका जो समय है वो बिल्कुल अलग अलग है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। क्यों? वही रीजन है। ठीक है, आगे पृथ्वी का सूर्य की तरफ चारों ओर गति करना, परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर कब पड़ती है? ठीक है, कब पड़ती हैं? तो 21 जून, और दूसरी तिथि क्या है? 23 सितंबर। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो ऋतु में परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण, और दिन और रात जो होते हैं वो घूर्णन के कारण। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। पृथ्वी के प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार में कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ होती हैं? कर्क रेखा पर। ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शरद ऋतु में या शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। कक्षा अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।